हम डिस्कशन करेंगे आज थैलेसीमिया का। ओके, थैलेसीमिया हम देखते हैं। थैलेसीमिया के कुछ पॉइंट्स देखो, हम एनीमिया डिस्कशन कर रहे थे तो एनीमिया में हमें थैलेसीमिया भी अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले तो थैलेसीमिया की बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन डिफेक्ट की, ओके, अगर हम हीमोग्लोबिन डिफेक्ट की बात करें तो याद रखना जो हीमोग्लोबिन डिफेक्ट होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। एक जो होते हैं हीमोग्लोबिन डिफेक्ट, आप उन्हें बोलते हो क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स। ओके, क्या बोलते हो आप? क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स बोलते हो। ओके, क्वालिटेटिव डिफेक्ट्स बोलते हो। और एक जो होते हैं उनको आप बोल दोगे क्वांटिटेटिव डिफेक्ट्स। तो आप ये चीज समझ रहे होगे, एक में क्या होगा, हीमोग्लोबिन की क्वालिटी कम हो जाएगी, मींस क्वालिटी चेंज होगी, और एक में क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी में डिफरेंस आएगा। क्लियर? तो एक बात तो आपसे यहीं से पूछ ली जाती है कि अगर हम बात करें किसका, क्वालिटेटिव की बात करें, तो आपको किस में देखने को मिलेगा, तो सिकल सेल एनीमिया में आपको क्वालिटेटिव डिफेक्ट देखने को मिलता है। और अगर क्वांटिटेटिव डिफेक्ट की बात करें तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं डेट इज द थैलासीमिया। तो थैलासीमिया में आपको क्या देखने को मिलता है, क्वांटिटेटिव डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसमें क्वांटिटेटिव डिफेक्ट कैसे देखने को मिलता है, ये बात आप जानते होंगे, आपने अल्फा एंड बीटा थैलेसीमिया के बारे में सुना होगा। तो इसमें क्या हो जाती है, अल्फा और बीटा चेन का जो फॉर्मेशन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर बता दूं, मे लीड्स टू, थैलेसीमिया की बात करें तो इसके बाद आगे आप एक चीज लिख लो, मे लीड्स टू अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा चेन रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा चेन जो है उसमें कहीं ना कहीं आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा, इम्प्रॉपर सिंथेसिस हो पाएगी। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यहाँ क्वांटिटेटिव आप अच्छे से याद रखना, क्वांटिटेटिव है इसमें क्वांटिटी कम होगी, और क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो कौन सा है हमारे पास, सिकल सेल एनीमिया है। क्लियर? चलो अब स्टूडेंट हम देखते हैं थोड़ा सा थैलेसीमिया के बारे में कि अगर थैलेसीमिया की हम बात करें तो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट होंगे, उन सबको हम देख लेते हैं। क्लियर? तो थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो यहां पर आप लिख लो, ड्यू टू एबनॉर्मल सिंथेसिस ऑफ अल्फा और बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, कौन से हीमोग्लोबिन की हम बात कर रहे हैं, एडल्ट हीमोग्लोबिन की हम बात करेंगे। तो एडल्ट हीमोग्लोबिन की अगर आप चेन की बात करो तो एडल्ट हीमोग्लोबिन में कौन कौन सी चेन पाई जाती हैं, दो अल्फा चेन पाई जाती हैं और दो बीटा चेन पाई जाती हैं। क्लियर? तो हम इनको देखेंगे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेस्ट में। तो हम क्वांटिटेटिव टेस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वांटिटी के बेसिस पे कौन सा डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, थैलेसीमिया देखने को मिलता है। क्लियर? चलो अब हम आगे चलते हैं और हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक तरीके की थैलेसीमिया जिसे कहा जाता है बीटा थैलेसीमिया। अब बीटा थैलेसीमिया आप समझना, बीटा थैलेसीमिया क्या होती है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। पहली बात आप ये याद रखोगे, नॉट द एक्स लिंक्ड और द सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, दिस इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है। इसमें होता क्या है, बीटा थैलेसीमिया है, यहाँ पर जो बीटा ग्लोबिन चैन है उसकी प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो पाती। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, बीटा ग्लोबिन चेन नॉट प्रॉपरली सिंथेसाइज। तो बीटा ग्लोबिन चेन जो होती है वो प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो पाती, किसमें, बीटा थैलेसीमिया के अंदर। क्लियर? तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि बीटा थैलेसीमिया में जो होती है बीटा चेन वो प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो पाती। अब देखना, अगर हम बीटा थैलेसीमिया देखें तो इसके क्लिनिकल टाइप मेनली तीन तरीके के होते हैं। उन क्लिनिकल टाइप को हम अच्छे से देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला क्लिनिकल टाइप है वो है हमारा बीटा थैलेसीमिया मेजर। ओके, बीटा थैलेसीमिया मेजर है। ये इसी को एक नाम और दिया जाता है, इसी को बोला जाता है डेट इज द कोलीज एनीमिया। इसे आप क्या बोलते हो, कोलीज एनीमिया बोलते हो। क्लियर? अगर देखो हम जीनोटाइप की बात करें, आपने अभी देखा कि ये कैसी है, हेरेडिटरी डिजीज है और ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। क्लियर? तो अगर आप जीनोटाइप देखना चाहोगे यहाँ पर कौन कौन से जीनोटाइप इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पर बीटा जीरो या फिर से बीटा नॉट आप बोल सकते हो, बीटा प्लस या फिर बीटा प्लस, ये वाला जीनोटाइप भी इन्वॉल्व होगा। और अगर आप बात करो तो यहाँ पर बीटा जीरो और बीटा प्लस ये इन्वॉल्व होंगे। क्लियर? तो ये चीज आप याद रखोगे, ये जीनोटाइप होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, इम्प्रॉपर सिंथेसिस ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन। क्लियर? तो ये बात याद रखोगे आप। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, आप यहां पर देख रहे हो कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, ये देखो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, दो डिफरेंट है जीनोटाइप। यहां पर होमोजाइगस कंडीशन है, तो ये कंडीशन आपको होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों में देखने को मिलेगी बीटा थैलेसीमिया मेजर। क्लियर? ओके, चलो अच्छा, एक चीज याद रखना, बीटा थैलेसीमिया मेजर में आपको क्या देखने को मिलेगी, दिस इज द सीवियर फॉर्म ऑफ एनीमिया, सीवियर
फॉर्म ऑफ एनीमिया, क्या हो जाएगी, सीवियर फॉर्म ऑफ एनीमिया हो जाएगी, पहली बात याद रखना। और यहां पर क्या हो जाएगा, जो HbA होगा उसकी कम सिंथेसिस हो जाएगी, मींस HB अडल्ट, हीमोग्लोबिन अडल्ट की सिंथेसिस कम होगी यहां पर, और यहां पर जो हीमोग्लोबिन होगा वो लेस देन 7 ग्राम/dl होगा। क्लियर, तो ये चीज आप याद रखोगे। हीमोग्लोबिन कितना हो जाएगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, हीमोग्लोबिन लेस देन 7 देखने को मिलता है। क्लियर, तो एक टाइप की एनीमिया ये हुई। दूसरा टाइप का हम देखते हैं इंटरमीडिएट टाइप। ओके, इंटरमीडिएट टाइप, इंटरमीडिएट टाइप की एक खासियत है वो आप देखना कि जो इंटरमीडिएट टाइप होती है, इंटरमीडिएट टाइप में आपको वेरिएबल जीनोटाइप देखने को मिलते हैं। मतलब ये बीटा प्लस की वजह से भी हो सकती है, बीटा नॉट या बीटा जीरो की वजह से भी हो सकती है, या आप कह सकते हो बीटा प्लस या फिर बीटा, ओके, या फिर बीटा नॉट बीटा। तो इसमें आप देख रहे हो, देखो वेरिएबल जीनोटाइप देखने को मिले आपको, इनकी वजह से हो रही है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, ये मॉडरेट टाइप की एनीमिया है, मॉडरेट एनीमिया है, ये याद रखना। अभी हम धीरे धीरे और आगे डिस्कशन करेंगे। ये मॉडरेट टाइप की एनीमिया है, इसमें भी हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन का जो लेवल होगा वो कितना हो जाएगा, याद रखना आप, अकॉर्डिंग टू द बुक 7 to 10 हीमोग्लोबिन होगा यहाँ पर। ठीक है, 7 to 10 हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आया। चलो हम और आगे चलते हैं और चीजों को हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो एक चीज याद रखना, एक हमने इंटरमीडिएट देख लिया, इसके बाद हम देखेंगे माइनर। ठीक है, माइनर, ये इसी को कहा जाता है ट्रेट बीटा थैलेसीमिया, ये यही कैरियर कंडीशन होती है। कैरियर कंडीशन आप जानते ही हो कि कैरियर कंडीशन क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होती है। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन से जीनोटाइप मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आप याद रखना, एक तो जो करेक्ट वाला जीनोटाइप होगा, ठीक है, या एक क्या होगा, बीटा बीटा प्लस वाले, ये जीनोटाइप रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, माइनर या ट्रेट या फिर कैरियर के लिए। क्लियर, अच्छा एक चीज याद रखना, जो कैरियर होते हैं ना वो यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक। तो ये क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोमेटिक होगा, यहाँ पर आपको एनीमिया देखने को नहीं मिलेगी, और यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन का लेवल होगा वो कितना हो जाएगा, वो हीमोग्लोबिन नॉर्मल कंडीशन में ही होगा लगभग। ठीक है, तो ये चीज बात याद रखना। अगर परसेंटेज हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं हम, तो परसेंटेज हीमोग्लोबिन कितना हो जाएगा, इसमें लेस देन 7, इसमें 7 to 10% हो जाएगा, और इसकी बात करें तो 10 to 12% हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्लियर, ये चीज आप थोड़ी सी याद रखोगे। तो आपको मैंने क्या क्या चीजें बता दी, मैंने आपको बीटा थैलेसीमिया मेजर के बारे में बताया, ये बात आप थोड़ा सा देखो, यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया, बीटा थैलेसीमिया मेजर, इंटरमीडिएट एंड माइनर या कैरियर ट्रेट। यहाँ पर जीनोटाइप आप अच्छे से याद रखोगे। अब देखो मैंने आपको बता तो दिया ये जीनोटाइप के बारे में, आपको एक चीज शायद यहाँ पर समझ में नहीं आई होगी कि क्या मतलब है बीटा नॉट या बीटा जीरो का, क्या मतलब है बीटा प्लस का, और क्या मतलब है यहाँ पर ओनली बीटा का। क्लियर, तो ये बात आप यहाँ पर देख लो। देखो जो बीटा नॉट है ना, यहाँ बीटा नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, टोटल एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस, टोटल एब्सेंस ऑफ बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस बीटा नॉट का मतलब है। बीटा प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस। ठीक है, बीटा ग्लोबिन की रिड्यूस सिंथेसिस हो जाएगी, और खाली अगर बीटा दिया हुआ है, मींस ओनली बीटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्मल बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस, नॉर्मल बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस। तो ये बात आपको थोड़ी सी पता होना चाहिए। क्लियर, तो ये बातें पता चल गई, व्हाट इज द मीन ऑफ द बीटा नॉट एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द बीटा प्लस एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द ओनली बीटा। क्लियर, तो ये बातें आपको पता चल गई होंगी। क्लियर, चलो अच्छा, आपको जब मैं स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन बता रहा था, अगर स्टूडेंट आपको मेरी कोई बात याद रह जाती हो, और अगर आपको याद रह गई हो, तो शायद मैंने बताया था आपको कि ये जो थैलेसीमिया होती है, मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बताया था, मैंने एक चार्ट बना करके आपको बताया था कि जो बीटा थैलेसीमिया होती है वो किस टाइप की थी, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया थी। क्लियर, ये शायद आपने ध्यान दिया होगा अगर, तो आपको ये चीजें पता होंगी। ठीक है, किस टाइप की होती है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक थी, जहां पर मैंने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी आपको बताया था। तो आप एक पॉइंट यहां पर नोट कर लो कि अगर हम बीटा थैलेसीमिया की बात करें, तो बीटा थैलेसीमिया क्या हो जाएगी, एक माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होती है। हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो सकता है आपसे यही पॉइंट पूछ ले कि थैलेसीमिया क्या है, तो थैलेसीमिया क्या हो जाएगी, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाएगी। क्लियर, समझ गए ना। चलो अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, क्या होता है यहां पर, अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, हम चलते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ। अब अगर मैं इसमें क्लिनिकल फीचर्स की बात बता दूं, तो देखो एक चीज याद रखना, ये यूजुअली चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है। ठीक है, चिल्ड्रन में देखने को मिलेगी, और अगर कहीं पे मैं यहां पर बता दूं, इफ चिल्ड्रन अनट्रीटेड, ठीक है, अगर चिल्ड्रन को अनट्रीटेड छोड़ दिया गया, उनका मींस प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करा गया, तो चाइल्ड क्या हो जाते हैं, इफ चिल्ड्रन अनट्रीटेड, ठीक है, अनट्रांसफ्यूज्ड, उनका ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं किया गया, अनट्रीटेड अनट्रांसफ्यूज्ड, चाइल्ड डाई ड्यू टू
एनीमिया, चाइल्ड डाई ड्यू टू एनीमिया, चाइल्ड की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी ड्यू टू एनीमिया। ठीक है, और कितने साल में डेथ हो जाती है, यूजली 4 to 5 ईयर्स में डेथ हो जाती है। क्लियर, अगर अनट्रीटेड या अनट्रांसफ्यूज्ड आप उसे छोड़ दोगे। क्लियर। अब देखो क्लिनिकल फीचर्स में यहाँ पे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर एक आप ट्राइड याद रखना। ट्राइड क्या मीन्स, 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा एसोसिएट करती हैं किससे, बीटा हीमोलिटिक एनीमिया से या बीटा थैलेसीमिया से एसोसिएट करती हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा एक कंडीशन जिसे कहा जाता है थैलेसीमिया फेसिस। ओके, थैलेसीमिया फेसिस। ओके, थैलेसीमिया फेसिस। ओके, थैलेसीमिया फेसिस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। फेस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थैलेसीमिया फेसिस फेसिस बोला जाता है उसे। ठीक है, उसके बाद देख लेना क्रू कट, ये ऐसे ही आपको पॉइंट बिल्कुल याद रखना है, क्रू कट अपीयरेंस, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है। क्रू कट अपीयरेंस ऑन स्कल एक्सरे, स्कल एक्सरे में आपको कैसा अपीयरेंस दिखाई देगा, क्रू कट अपीयरेंस दिखाई देता है। क्लियर। उसके बाद एक चीज आपको देखने को मिलती है, दैट इज द हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। ओके, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली देखने को मिलती है। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये तीनों चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। कौन कौन सी 3 चीजें हो गई, एक तो थैलेसीमिया मेजर हो गई। ओके, 3 चीजें क्या थी, एक थैलेसीमिया फेसिस हो गई, ठीक है, एक क्रू कट अपीयरेंस ऑन द स्कल एक्सरे, ठीक है, और तीसरा हो गया हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। ये 3 बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, चलो स्टूडेंट, अगर हम बात करें रेड सेल इंडिसेस की, जो मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि किसी भी एनीमिया, किसी भी टाइप की एनीमिया के लिए आपको रेड सेल इंडिसेस आपको डिफाइन करते हैं कि ये इस टाइप की एनीमिया होगी। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप बात करते हो बीटा थैलेसीमिया की, ओके, अगर आप बीटा थैलेसीमिया की बात करते हो तो याद रखना बीटा थैलेसीमिया में क्या होते हैं, रेड सेल इंडिसेस जो एमसीवी है और एमसीएच है और एमसीएचसी है, ये तीनों ही क्या कर जाते हैं, डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, तो एमसीबी, एमसीएच, एमसीएचसी क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। क्लियर, इतनी बात आपको पता चली होगी यहां पर कि क्या होता है, एमसीबी कम हो जाएगा, एमसीबी कम होगा, एमसीएच कम होगा, एमसीएचसी कम हो जाएंगे इन द केस ऑफ द बीटा थैलेसीमिया के केस में। क्लियर, समझ में आया। चलो आ जाओ स्टूडेंट, जल्दी से मेरे साथ एक चीज और हम पढ़ लेते हैं, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द नेस्ट्रॉफ टेस्ट। ओके, अब आप कहोगे सर नेस्ट्रॉफ टेस्ट का मीन क्या है। ठीक है, तो नेस्ट्रॉफ टेस्ट का मीन आप देख लो, इसे कहा जाता है, दिस इज द नेकेड आई सिंगल ट्यूब, नेकेड आई सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक, रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट, रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट। अब आप बोलोगे कि सर इससे हम क्या करते होंगे। ठीक है, याद रखना, अगर हम बात करें बीटा थैलेसीमिया, तो बीटा थैलेसीमिया के केस में आपको ये टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। पहले तो क्वेश्चन आपसे यही बन जाएगा, नेस्ट्रॉफ टेस्ट आप किस लिए करते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा हम बीटा थैलेसीमिया को चेक करने के लिए करते हैं, और बीटा थैलेसीमिया में ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। एक चीज याद रखना, इस टेस्ट में होता क्या है, बीटा थैलेसीमिया की अगर हम बात करें स्टूडेंट, बीटा थैलेसीमिया की बात करें तो इसमें जो आरबीसी होती है, उसकी जो ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी होती है, वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं डिक्रीज ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी, डिक्रीज ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी ऑफ सेल, सेल्स की ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है, और इसी को बोला जाता है नेकेड आई सिंगल ट्यूब रेड सेल ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट। क्लियर, नेस्ट्रॉफ टेस्ट। तो नेस्ट्रॉफ टेस्ट आप याद रखना थोड़ा सा, अभी तो आपको पता चल रहा है कि आप बीटा थैलेसीमिया पढ़ रहे हो, एंड वी आर डिस्कसिंग द नेस्ट्रॉफ टेस्ट इन द बीटा थैलेसीमिया, बट क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद आप भूल जाओगे कि नेस्ट्रॉफ टेस्ट हमने कहां पढ़ा था। तो इसको दिमाग में बैठाओ बिल्कुल, क्वेश्चन यही सिंपल सा पूछ लेगा, नेस्ट्रॉफ टेस्ट यूज करा जाता है किसमें, बीटा थैलेसीमिया के चेकिंग में। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, एक चीज और देख लें, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो, अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, यहीं पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, तो अगर हम नॉर्मल एडल्ट की बात करें, एक नॉर्मल एडल्ट में अगर हीमोग्लोबिन के टाइप आप देखना चाहते हो, तो हीमोग्लोबिन आप कई तरीके से समझते हो। 96% जो होता है एडल्ट के अंदर, वो HbA पाया जाता है। क्लियर, और 3% जो होता है एडल्ट के अंदर, वो HbA2 पाया जाता है, और 1% जो होता है एडल्ट के अंदर, वो HbF होता है। क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज देख लो, जो HbA होता है इसमें अल्फा टू बीटा टू सब यूनिट होती है। ओके, जो HbA2 होता है इसमें अल्फा टू डेल्टा टू सब यूनिट होती है, और HbF में अल्फा टू गामा टू सब यूनिट होती है। क्लियर, ये बात आप याद रखना। देखो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहां से ही क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। और फिर मैं बता दूं, मैं आपको कंपटीशन टाइप से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोई ऐसा नहीं पढ़ा रहा कि आपको क्वेश्चन में लिखने को आया कि नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन के बारे में बताओ। जो चीज जहां पे लग रही है कि इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम वहां पर डिस्कस कर दे रहे हैं। क्लियर, ओके, चलो। अच्छा, एक चीज आपको पता चली, मैं यहीं पे एक चीज और बता दूं, ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी डिक्रीज हुई थी किसमें, आपसे मैंने नेस्ट्रॉफ टेस्ट में बताया, ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी डिक्रीज हुई थी बीटा थैलेसीमिया में। बट अगर हम यहीं पे एक चीज देखना चाहते हैं, हम एक और कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे जिसे कहा जाता है हेरिडिटरी
हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, यहीं पे आप नोट करो जल्दी से, हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ओएफ, ओएफ मींस ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी, क्या कर जाएगी, एक मिनट में ये साइन हटा दूं, ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी क्या कर जाएगी, ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, आप यहीं पे इसकी फुल फॉर्म लिख लो, ओएफ होता है ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी, सॉरी ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी डिक्रीज नहीं, इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीजेस, यहां पर इंक्रीज करेगी। ठीक है, यहां डिक्रीजेस नहीं है, यहां पर क्या करेगी, ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। ओके, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी बीटा थैलेसीमिया में क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, एंड हेरेडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यहां से भी आपसे कभी कोई पॉइंट पूछ लिया जाता है। क्लियर। चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी हल्के में आपको नहीं लेना, और वो चीज आप कई बार सुनते हो और उसको आप देख लो, दैट इज द मैंडजर्स इंडेक्स। ओके, ये मैंडजर्स इंडेक्स क्या होता है, इसको समझना आप, मैंडजर्स इंडेक्स। ओके स्टूडेंट, मैंडजर्स इंडेक्स देखो आप, ये होता क्या, ये एक ऐसा इंडेक्स होता है जो आपको बताता है कि बीटा थैलेसीमिया और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे। क्लियर। अच्छा, मैंडजर इंडेक्स होता क्या है, ये कुछ नहीं होता, दिस इज द एमसीवी बाई आरबीसी काउंट होता है। ओके, एमसीवी बाई आरबीसी काउंट हो जाता है। क्लियर। अब याद रखना, अगर मैंडजर इंडेक्स किसी में लेस देन 13 है, अगर इसकी वैल्यू किसी में लेस देन 13 है, तो ये किसे फेवर करता है, फेवर थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया, थैलेसीमिया को फेवर करेगा, और अगर ग्रेटर देन 13 है तो ये किसे फेवर करेगा, आईडीए या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को फेवर करेगा। फिर मैं आपको बता दूं, आपसे हो सकता है कभी यही पॉइंट पूछ ले केवल कि मैंडजर इंडेक्स इज यूज्ड फॉर, तो आप क्या बोलोगे, फॉर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ द थैलेसीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। क्लियर, ये बात आपको थोड़ी सी याद रखना है, समझ गए ना। चलो स्टूडेंट, एक छोटी सी टेबल और देख लो, और वो टेबल मैं यहां पर बना रहा हूं, आप उसको देखो और उसको बना लेना थोड़ा सा, वो भी आपके लिए हो सकता है कोई पॉइंट वहां से बन जाए। इस टेबल को हम देखते हैं। ठीक है, इस टेबल को हम देखते हैं। सबसे पहले हम बीटा थैलेसीमिया मेजर की बात करेंगे। ओके, हम बात करेंगे बीटा थैलासीमिया मेजर। अभी आप पढ़ करके आ रहे हो ना, बी कोलीज बोला था आपने उसे, बीटा थैलेसीमिया मेजर की हम बात करेंगे, जिसे आपने कोलीज एनीमिया बोला था। क्लियर। अगर हम बीटा थैलेसीमिया मेजर की बात करें, तो अगर एक जगह मैं यहां पर लिखूंगा HbF कितना होता है, और एक तरफ लिखूंगा HbA2 कितना होता है। ओके, तो अगर हम बीटा थैलेसीमिया मेजर की बात करें, तो यहां पर 30 to 90% HbF देखने को मिलता है आपको। ठीक है, कितना होता है, 30 to 90% HbF देखने को मिलता है, और लेस देन 3.5% HbA2 देखने को मिलता है। क्लियर, ये बात आप याद रखोगे। अच्छा, यहीं पे अगर हम देखें इंटरमीडिएट कंडीशन, ठीक है, इंटरमीडिएट कंडीशन, इंटरमीडिएट कंडीशन की अगर आप बात करो, तो आपको 10 to 30% क्या देखने को मिलता है, HbF देखने को मिलता है, 10 to 30% होता है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं HbA2 की, तो HbA2 आपको 3.5% देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर आप इंटरमीडिएट की बात करते हो, तो अगर आप जाते हो अपनी बुक की तरफ, अगर आप जाते हो रोम्स की तरफ, तो रोम्स में यही बात यहां पर लिखी हुई है, कितनी, 90 to 96%। ओके, 90 to 96% लिखी हुई है इंटरमीडिएट के केस में HbF। क्लियर, ये चीज आप देख लेना थोड़ा सा, बाकी स्टैंडर्ड बुक में ये 10 to 30% होता है। क्लियर। ओके, चलो उसके बाद अगर हम चलते हैं यहां पर बीटा थैलेसीमिया ट्रेट पे, बीटा थैलेसीमिया ट्रेट पे चलते हैं। ट्रेट, या फिर आप इसे क्या बोल रहे थे, इसी को आप कैरियर बोल रहे थे, ट्रेट बोल रहे थे आप, इसी आपको कैरियर बोल रहे थे। इसमें जो HbF होता है वो अबाउट 0 से लेके 5% तक होता है। कितना होता है, 0 से लेके 5% हो जाता है। ठीक है, और ये जो हो जाता है HbA2, इसकी वैल्यू हो जाती है 3.6 से लेके 8% तक। क्लियर, तो ये एक छोटी सी टेबल है, ये थोड़ा सा आप याद कर लोगे, हो सकता है इसमें कभी आपसे कोई पॉइंट पूछ लिया जाए। ओके, चलो खैर, ये बहुत ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि देखो, जो HbF है वो किस में बढ़ जाता है, बीटा थैलेसीमिया मेजर में बढ़ जाता है HbF, और इंटरमीडिएट में भी बढ़ जाता है। बीटा थैलेसीमिया ट्रेट या कैरियर में वो लगभग नॉर्मल ही रहता है, 0 से 5%। अभी आप देख करके आ रहे हो, HbF कितना होना चाहिए, अबाउट 1% होना चाहिए, है ना, तो लगभग वो नॉर्मल के आस पास रहता है, बहुत थोड़ा सा बढ़ता है। क्लियर, चलो तो बीटा थैलेसीमिया कंप्लीट हुआ। बीटा थैलेसीमिया में इतने ही पॉइंट थे, जो हो सकता है आपसे कोई पॉइंट वहां से पूछ लिया जाता। ओके, चलो स्टूडेंट, थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं, एंड नेक्स्ट इज द अल्फा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया में क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, आप समझ गए होगे, अल्फा थैलेसीमिया में क्या आ रहा होगा, अरे अल्फा चेन की सिंथेसिस नहीं हो पा रही होगी प्रॉपर्ली, अल्फा चेन की रिडक्टिव सिंथेसिस हो रही होगी। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ड्यू टू reduced or absent synthesis of alpha
ग्लोबिन चेन, ठीक है, ड्यू टू रिड्यूस और एब्सेंट सिंथेसिस ऑफ द अल्फा ग्लोबिन चेन। और एक चीज याद रखना, ये भी एक कैसी डिजीज होती है, दिस इज द ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। क्लियर, ये चीज आप याद रखोगे। अच्छा हाँ, एक पॉइंट देख लेना आप, हो सकता है कभी आपसे ये वन लाइनर पॉइंट बना करके पूछ लिया जाए। अगर आप बीटा ग्लोबिन चेन की बात करते हो, बीटा ग्लोबिन चेन इज कोडेड बाई, बीटा ग्लोबिन चेन इज कोडेड बाई सिंगल जीन, बीटा ग्लोबिन चेन को एक जीन कोड करता है, ठीक है, बट अल्फा ग्लोबिन चेन इज कोडेड बाई द टू जीन, ये याद रखना। अल्फा ग्लोबिन चेन, अल्फा ग्लोबिन चेन इज कोडेड बाई टू जीन। हो सकता है कभी मैं आपसे एक स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना करके यही पूछ लूं आपसे कि अल्फा ग्लोबिन चेन को कौन कोड करते हैं, कितने जीन कोड करते हैं, बीटा ग्लोबिन चेन को कितने जीन कोड करते हैं। क्लियर, तो आपके लिए एक क्वेश्चन बन जाएगा कि अल्फा ग्लोबिन चेन को कौन कोड करते हैं, टू जीन, एंड बीटा ग्लोबिन चेन को सिंगल जीन कोड करता है। क्लियर, तो हो सकता है आपके लिए ये पॉइंट वहां से बन जाएगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी यहां तक। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम समझते हैं। चलो, अच्छा, अगर अल्फा थैलेसीमिया की बात करें तो अल्फा थैलेसीमिया में होता क्या है, यहां पर अल्फा जीन का डिलीशन देखने को मिलता है। क्लियर, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अल्फा जीन डिलीशन, अल्फा जीन डिलीशन इज मोस्ट कॉमन, अल्फा जीन डिलीशन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रिड्यूस्ड अल्फा चेन सिंथेसिस। रिड्यूस अल्फा चेन सिंथेसिस हो रही है, इसका मेन रीजन क्या हो जाएगा, अल्फा जीन का डिलीशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी याद रखना है। ओके, चलो अब हम देखते हैं, जैसे हमने वहां पर क्लास देखे थे ऐसे ही हम यहां पर क्लास देखेंगे, अल्फा थैलेसीमिया क्लिनिकल क्लास। ठीक है, क्लिनिकल क्लास, एक एक करके हम सारे क्लास देखेंगे और इनको आप थोड़ा सा समझते हुए चलना। अल्फा थैलेसीमिया क्लिनिकल क्लास देखेंगे। क्लियर, चलो पहला हम क्लास देखते हैं, और पहले वाले क्लास को हम क्या बोल रहे हैं, पहले वाले क्लास को हम बोल दे रहे हैं, डेट इज द साइलेंट कैरियर स्टेज। ओके, पहले वाले क्लास को हम क्या बोल रहे हैं, साइलेंट कैरियर स्टेज बोल रहे हैं। ठीक है, अब साइलेंट कैरियर स्टेज में देखो आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, यहां पर एक जीन का डिलीशन होगा, जैसे ये माइनस मींस डिलीट हो गया, और अल्फा अल्फा ये सही है, एक माइनस बस क्या हुआ है, मींस एक जीन यहां पर डिलीट देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, ये कैसी कंडीशन होती है, ये एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन होती है, यहां पर आपको कोई सिम्टम देखने को नहीं मिलेगा, ये बात आप याद रखना, एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है। यहां पर आपको और एक चीज याद रखना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन मिलेगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा, यहां पर नॉर्मल होगा, बट हाँ एक चीज याद रखना, एमसीबी एंड एमसीएच आपको यहां पर डिक्रीज मिलते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या है, यहां पर नॉर्मल है, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है, किसमें, साइलेंट कैरियर स्टेज में। ठीक है, दूसरी कंडीशन चाहते हैं, और वो क्या है, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट है। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। अगर हम अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट की बात करें स्टूडेंट, तो याद रखना जो अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट होती है, इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें दो जीन का डिलीशन हो गया, माइनस माइनस बोल दिया हमने से अल्फा अल्फा, या आप ये कंडीशन भी लिख सकते हो, ये होमोजाइगस हो गई ऊपर वाली, नीचे हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई। क्लियर, एक चीज याद रखना है, इसमें आपको ये भी नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक हो जाएगी, नॉर्मली एसिम्प्टोमेटिक होगी ये वाली कंडीशन भी, और यहां पर आपको माइल्ड एनीमिया देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा एनीमिया नहीं, बट माइल्ड एनीमिया यहां पर देखने को मिलती है। क्लियर, तो ये दो हो गई, तीसरी हम और चलते हैं, तीसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन हम देख लेते हैं क्या होता है, इसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन एच डिजीज। इसे क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन एच डिजीज बोला जाता है, हीमोग्लोबिन एच डिजीज। स्टूडेंट देखना, ये जो हीमोग्लोबिन एच डिजीज है ना, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच बी एच डिजीज। ओके, क्लियर, यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, डिलीशन ऑफ 3 जीन देखने को मिलेगा। कौन कौन से जीन यहां पर डिलीट होंगे, ये चला गया, ये वाले चले गए, तो 3 जीन का यहां पर डिलीट देखने को मिल रहा है। इसमें जो एनीमिया देखने को मिलेगी आपको, वो कौन से टाइप की एनीमिया होगी, वो देख लो, एनीमिया मिलेगी माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्लियर, क्या मिलेगी, मैं यहां पर लिख रहा हूं माइक्रोसाइटिक हाइपो क्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगी, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगी। दूसरी चीज क्या देखने को मिलेगी, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली देखने को मिलेगी। और तीसरी चीज क्या मिलेगी, न्यूनेटल जॉन्डिस। ओके, न्यूनेटल जॉन्डिस। ओके, तो आप समझो क्या क्या चीजें देखने को मिली, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, हिपैटोस्प्लीनोमेगैली, न्यूनेटल जॉन्डिस मिल रही है किसमें, हीमोग्लोबिन एच डिजीज में। क्लियर, ओके, चलो यहीं पे हम देख लेते हैं, हीमोग्लोबिन एच डिजीज की अगर हम बात करें तो एच बी ए यहाँ पर कितना पाया जाता है, यहां पर एच बी होता है अब
अबाउट 70 टू 95% होता है। देख रहे हो अडल्ट वाला कम हो गया, ठीक है, 70 टू 95% हो गया। और एच की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हो जाता है अबाउट 5 टू 30% के आसपास। क्लियर? ओके। और अगर यहाँ पर हीमोग्लोबिन आप देखते हो, अगर हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन तो लेस देन 10% हीमोग्लोबिन होता है यहाँ पर। क्लियर? तो ये बात आप थोड़ी सी चीजें याद रखोगे कि हीमोग्लोबिन एच डिजीज में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। अभी मैं एक बार रिवाइज करवाऊंगा, आप फिक्र ना करें, चीजें याद होंगी आपको। बस क्या है, देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होता है क्योंकि ये रिलेट करके आती हैं सारी चीजें, है ना, कि अल्फा में क्या पढ़ रहे हैं हम, बीटा में क्या पढ़ रहे हैं। ओके, चलो खैर हम देखते हैं हाइड्रोप्स फिटालिस के बारे में। हाइड्रोप्स फिटालिस ये जबरदस्त कंडीशन होती है और आप कह सकते हो ये खतरनाक कंडीशन होती है। क्लियर? इसी को आप एक नाम से जानते हो, डेट इज नोन एज द थैलासीमिया मेजर। दिस इज नोन एज द थैलासीमिया मेजर। इसे आप थैलासीमिया मेजर बोलते हो। अच्छा, एक चीज याद रखना, यहाँ पर जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है ना, वो इतना कम हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि आप कह सकते हो 0% तक होता है। क्लियर? ओके। और यहाँ पर अगर एच बी हीमोग्लोबिन की बात करो तो वो भी लेस देन 10% होता है और ये बहुत सीवियर फॉर्म होती है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सीवियर फॉर्म। ये सीवियर फॉर्म हो जाती है और इतनी सीवियर फॉर्म हो जाती है कि यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है, इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ। तो आप एक बात यहाँ ये समझ रहे होगे कि यहाँ ऐसा हुआ कुछ कि जो फीटल हीमोग्लोबिन था वो चेंज में ही नहीं हो पाया होगा एडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर। तो एडल्ट हीमोग्लोबिन यहाँ पर बिल्कुल 0% है। तो ये क्या हो जाती है, एक बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाती है, बहुत मीन्स कह सकते हो ये थैलेसीमिया मेजर की कंडीशन है और सीवियर फॉर्म हो जाती है और यहाँ पर इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ देखने को मिलती है आपको। क्लियर? ओके। तो देखो 4 कंडीशन मैंने आपको बताई जब अल्फा थैलेसीमिया आप पढ़ोगे। और एक चीज मैं फिर बता दूं, ये आपकी बुक में है और स्टूडेंट इनसे क्वेश्चन बनते हैं। आप ये मत समझना कि क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, मैं खुद टेस्ट सीरीज में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ इससे क्वेश्चंस आते हैं। साइलेंट कैरियर स्टेज की अगर हम बात करें तो इसमें क्या था, एक जीन का डिलीशन था। अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट की बात करें 2 जीन का डिलीशन है यहाँ पर। और हीमोग्लोबिन एच डिजीज की बात करें तो 3 जीन का डिलीशन है। और उसके बाद हाइड्रोप्स फिटालिस की बात करें तो थैलेसीमिया मेजर। अच्छा, एक चीज और याद रखना, यहाँ पर कंडीशन क्या देखने को मिलती है, थैलेसीमिया मेजर में क्या हो जाते हैं, चारों जीन का लॉस हो जाता है। यहाँ पर देखना ऐसी है, ये कंडीशन होती है, ठीक है, ये वाली कंडीशन होती है। ओके, जो अल्फा जीन थे वो क्या हो गए, लॉस हो गए। ओके, चलो खैर एक पॉइंट और देख लेते हैं, जो अल्फा ग्लोबिन, यहां पर देख लेना वन लाइनर पॉइंट है, अल्फा ग्लोबिन जीन लोकेटेड ऑन। अल्फा ग्लोबिन जीन कौन से क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं, और बीटा ग्लोबिन जीन लोकेटेड ऑन, और बीटा ग्लोबिन जीन कहां पर लोकेटेड होते हैं। तो अगर आप अल्फा की बात करते हो तो अल्फा 16 क्रोमोसोम पे होता है। अल्फा का जीन जो है वो 16 क्रोमोसोम पे होता है। बीटा ग्लोबिन का कहां पर होता है, 11 क्रोमोसोम पे होता है। ओके, तो ये बात आप एक छोटी सी याद रखोगे। ओके, अल्फा का कहां पर होता है, 16 क्रोमोसोम पे, बीटा का कहां पर होता है, 11 क्रोमोसोम पे होता है। ये बात आप एक छोटी सी याद रखना। ओके, चलो आगे हम थोड़ा सा और चलते हैं और हम कुछ पॉइंट और छोटे छोटे से देख लेंगे। हमने अल्फा थैलेसीमिया बीटा थैलेसीमिया के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। चलो अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें और अगर हम थैलेसीमिया की बात करें, ठीक है, अगर हम थैलेसीमिया की बात करें और हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करें, तो ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि आप आरडीडब्ल्यू और आपसे मेन चीज है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ, आप इसके बेसिस पे क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो किसे, थैलेसीमिया ट्रेट को और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। क्लियर? ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। क्लियर? चलो अब आप देखना एक पॉइंट और मैं वन लाइनर आपको बता दूं, यहीं पे एक वन लाइनर पॉइंट आप देख लो। ये बात मैं बता चुका था पहले आपको कि आप आरडीडब्ल्यू से कैसे डिफरेंशिएट करते हो थैलेसीमिया एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो विटामिन बी6 डेफिशिएंसी है, विटामिन बी6 डेफिशिएंसी कॉजेस, ये बात भी आपको मैं बता चुका हूं जब मैंने सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया बताई थी। बट यहां पर आप इसे नोट कर लो, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, अगर आपसे कहा जाए कि विटामिन बी6 डेफिशिएंसी कौन सी एनीमिया कॉज करेगी, तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है। देखो एक चीज याद रखना, हम विटामिन बी6 की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द विटामिन बी12। बी12 कौन सी कर रही होती है, मेगालोब्लास्टिक, वो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। क्लियर? ओके, अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहीं पे आप नोट कर लो, अगर आप बात करते हो एनीमिया इन रीनल डिजीज, और रीनल डिजीज में भी हम किसकी बात करें, हम बात करें CRF, क्रोनिक रीनल फेल्योर की बात कर रहे हैं। इस कंडीशन में आपको कौन सी एनीमिया देखने को मिलती है, इस कंडीशन में आपको नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलती है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलती है। क्लियर? तो स्टूडेंट याद रखना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनीमिया इन द रीनल डिजीज, स्पेशली इन द केस ऑफ द CRF क्रोनिक रीनल फेल्योर, देन वी शुड नो दैट देयर इज द नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक टाइप ऑफ द एनीमिया इज प्रेजेंट। क्लियर? इतनी बात आपको पता चल गई होगी। स्टूडेंट आ जाओ जल्दी से और मेरे साथ में आप एक चीज और देख लो जल्दी से, और उसको हम देखते हैं थोड़ा सा।
देखो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, जैसे पढ़ाया जा रहा है आप ऐसे अच्छे से पढ़ो और नोट्स अच्छे से बनाओ और बार बार रिवाइज करो, तो आपको चीजें याद रहेंगी। वरना आप यही कहोगे पता नहीं क्या पढ़ा के चला गया और हमें तो कोई भी चीज याद ही नहीं हुई। देखो, आप मुझे गाली दो, उससे बेहतर यही है कि आप अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ। और जब आप नोट्स बनाओगे ना इतने कंसाइज वे में और इतने सिस्टमैटिक मैनर में, मैंने सारी चीजें आपको बताई हुई हैं कि आप इंजॉय करोगे चीजों को, है ना। कहते हैं ना, जो चीज अच्छी होती है फिर हम उसे एंजॉय करने लगते हैं, तो वही चीज है, आप जब अच्छे से पढ़ोगे तो फिर आप चीजों को एंजॉय करोगे। ओके, चलो खैर, हम आईडीए एंड थैलेसीमिया ट्रेट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर। चलो, अगर हम आरडीडब्ल्यू की बात करें, स्टूडेंट आप खुद बता दो, अगर रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ की बात करें तो आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये इंक्रीज मिली थी और थैलेसीमिया ट्रेट में ये लगभग आपको नॉर्मल मिली थी। क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, हम चलेंगे आरबीसी काउंट की तरफ। ओके स्टूडेंट, या आप बताओ जरा मुझे, आरबीसी काउंट की अगर हम बात करें तो आरबीसी काउंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में डिक्रीज मिला था और इसमें क्या मिला था, नॉर्मल या फिर थोड़ा सा बढ़ा हुआ आरबीसी काउंट मिला था। क्लियर। ओके, उसके बाद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में मैंने एक एमआई का डिस्कशन किया था। एमआई बोले तो मैंडजर इंडेक्स। ओके, मैंडजर इंडेक्स क्या होता है, एमसीवी बाई आरबीसी काउंट। ओके, एमसीबी बाई आरबीसी काउंट। मैनेजर इंडेक्स की बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ग्रेटर देन 13 था और इसमें लेस देन 13 था। क्लियर। तो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट, मैं बता दूं ये क्वेश्चन पॉइंट हैं, ये ऐसे मजे लेने के लिए मैंने नहीं आपको बताए कि बस मजे मजे में मैंने आपको बता दिए, ये सारे ही क्वेश्चन पॉइंट हैं। जब आप देखोगे ना क्वेश्चन तो आप खुद कहोगे कि हाँ सच में हमें यहाँ से क्वेश्चन बुक में मिल रहे हैं। ओके, तो आरडीडब्ल्यू मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको आरडीडब्ल्यू के बारे में बता दिया। ओके, मैंने आरडीडब्ल्यू बता दिया आपको, आरबीसी काउंट बता दिया एंड एमआई मैनेजर इंडेक्स। एमआई के बारे में लिख दूं, नहीं पता चला आप लोग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन समझ सकते हो, ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, दिस इज द मैनेजर इंडेक्स। ओके, मैनेजर इंडेक्स है ये, इसमें एमसीबीआई आरबीसी काउंट को हम यहाँ पर देखते हैं और मैनेजर इंडेक्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ग्रेटर देन 13 एंड थैलेसीमिया ट्रेट में आपको लेस देन 13 देखने को मिलता है। क्लियर। इसी के साथ हमने फ्रेंड्स क्या चीज कंप्लीट कर ली, हमने थैलेसीमिया को कंप्लीट कर लिया। एक बार आप रिवाइज करोगे डेफिनेटली आप अच्छे से कर ले जाओगे, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली। ओके, चलो खैर, हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और अब हम मैक्रोसाइटिक एनीमिया देखेंगे। स्टूडेंट बहुत देर से हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया ही पढ़ रहे थे, अब हम चलते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया की तरफ। ओके, मैक्रोसाइटिक एनीमिया समझेंगे। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होगा, देखो मैंने दो टाइप की बताई थी, मैक्रोसाइटिक एनीमिया को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था। आप जाकर के जब क्लासिफिकेशन देखोगे, एक है हमारे पास डेट इज द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, और एक हो जाती है हमारे पास, एक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है और एक हो जाती है हमारे पास डेट इज द नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो मेगालोब्लास्टिक एंड नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखो, अच्छा एक चीज याद रखना, मेगालोब्लास्टिक को मेगालोब्लास्टिक क्यों बोला, मेगालोब्लास्टिक इसलिए बोला कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आपको बोन मैरो के अंदर मेगालोब्लास्ट देखने को मिलते हैं। तो आप यहां पर नोट कर लो, मेगालोब्लास्ट्स सीन इन बोन मैरो, बोन मैरो में आपको क्या मिलते हैं, मेगालोब्लास्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेगालोब्लास्ट देखने को मिलते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता भी चुका हूं और यहां पर भी मैं आपको बता दूं, नोट करा दूं, यहां पर आपको डिफेक्टिव, डिफेक्टिव या फिर आप कह सकते हो इम्पेयर्ड, डिफेक्टिव या फिर आप कह सकते हो इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस, इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस। क्या हो रही है, इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस हो रही है यहां पर। क्लियर। ओके, चलो अब देखना ओवरऑल क्या कॉज है जिसकी वजह से ये मेगालोब्लास्टिक आपको देखने को मिल रही है। देखो होता क्या है, मैं यहां पर देख लिख रहा हूं और आप भी इसे ऐसे ही लिखोगे, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हुई। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से डिलेड न्यूक्लियर मैचुरेशन होगा, डिलेड न्यूक्लियर मैचुरेशन, जो न्यूक्लियर मैचुरेशन है वो देर से हो पाएगा, डिलेड न्यूक्लियर मैचुरेशन। ठीक है, न्यूक्लियर मैचुरेशन क्या हुआ, डिलेड हो गया। इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगी, मेगालोब्लास्ट देखने को मिलेंगी, कहां पर, बोन मैरो के अंदर आपको मेगालोब्लास्ट देखने को मिलेंगी एंड दिस विल लीड टू द मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और ये क्या बना देंगी, मैक्रोसाइटिक एनीमिया बना देंगे, क्योंकि प्रॉपर तरीके से अच्छी वाली आरबीसी का यहां पर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, मैक्रोसाइट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, आप क्या बोलोगे, इसे मैक्रोसाइटिक एनीमिया बोल दोगे। क्लियर। तो देखो स्टूडेंट क्या क्या चीजें हुई मैं आपको यहां पर बताने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा, आप समझना थोड़ा सा। देखो अगर समझोगे ना तो सारी चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी, और अगर आप चाह लोगे ना कि कुछ भी कर लो आप मुझे नहीं समझा पाओगे तो फिर आपको चीजें नहीं याद होंगी। ओके, आपको कोशिश करना पड़ेगी, आप मेहनत करोगे तो फिर अच्छे से कर ले जाओगे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12 एंड फॉलिक एसिड हुई, डिलेड न्यूक्लियर मैचुरेशन देर से हुआ, मेगालोब्लास्ट एंड इट विल लीड टू द मैक्रोसाइटिक एनीमिया। क्लियर, इतनी बातें आपको क्लियर यहां पर समझ में आ गई होंगी। ओके, विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी। हाँ स्टूडेंट देखो एक चीज देखना
कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि विटामिन बी12 डेफिशिएंसी एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से डिलेड न्यूक्लियर मैचुरेशन देखने को मिलेगा। तो हम चीज देखते हैं कि विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी कैसे हो रही होगी, किस वजह से हो रही होगी। ठीक है, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी ड्यू टू, आप यहाँ पर लिख लो ड्यू टू, किन किन वजह से विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो पहली चीज तो आप याद रखना, पहली चीज है हमारे पास दैट इज द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ओके, मींस आप इनटेक ही नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो आप न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, या फिर आप इसे बोलो डिक्रीज्ड इनटेक। ओके, आप इसे क्या बोल रहे हो, डिक्रीज इनटेक बोल रहे हो। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आप इसे डिक्रीज इनटेक बोल रहे हो। ठीक है, अब आप देखना कि ये कहाँ देखने को मिलेगी। ये आपको देखने को मिलती है प्योर वेजिटेरियंस, मींस ऐसे लोग जो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, जिन्हें वेगन्स बोला जाता है। ओके, वेगन्स बोलते हो आप। इन वेगन्स में क्या होती है, आपको दो चीजों की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। किस किस की, एक तो आपको विटामिन बी12 डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, और दूसरी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। क्लियर, तो वेगन्स या प्योर वेजिटेरियन जो हैं, उनमें आपको विटामिन बी12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। क्लियर, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई। उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद आप थोड़ा सा समझना। अच्छा, एक चीज और है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन देख लो, नॉट प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नॉट प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन मींस विटामिन बी12 तो ले रहा है, बट वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। नॉट प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है, इसकी वजह से भी आपको डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। अच्छा, एक चीज याद रखना, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन की वजह से आपको दो कंडीशन में देखने को मिलती है। एक बोला जाता है दिस इज द परनीसियस एनीमिया, परनीसियस एनीमिया, और एक आप देख लो पोस्ट गैस्ट्रैक्टमी में। ठीक है, पोस्ट गैस्ट्रैक्टमी में मींस, पोस्ट गैस्ट्रैक्टमी का मतलब कि स्टमक का कोई पार्ट काट के निकाल दिया गया है, तो उस पार्ट को जब निकाल दिया गया तो एब्जॉर्प्शन वहां से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। क्लियर, ओके। अच्छा, परनीसियस एनीमिया में क्या हो जाता है, परनीसियस एनीमिया में ये हो जाता है कि गैस्ट्रिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। गैस्ट्रिक एसिड बोले तो HCl, HCl की डेफिशिएंसी हो जाएगी, HCl की डेफिशिएंसी हो जाएगी, पेप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और सबसे जबरदस्त चीज है वो है इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसे कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर कहा जाता है, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन में। तो इन चीजों की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाता है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन विटामिन बी12 का नहीं हो पाता। ओके, समझ गए। एक ये कंडीशन हो सकती है, और कंडीशन ये हो सकती है लॉस ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन का एब्जॉर्प्शन सरफेस है उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। एक डिजीज है जिसे बोला जाता है क्रॉन्स डिजीज या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज में आपने क्रॉन्स अल्सरेटिव पढ़ा था, तो क्रॉन्स में भी आपको क्या देखने को मिलता है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। एक कंडीशन और है जिसे कहा जाता है ट्रॉपिकल स्प्रू, ट्रॉपिकल स्प्रू में भी आपको प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं मिलेगा। और एक थोड़ी सी यहाँ पर इन्फेक्शियस कंडीशन है, और वो क्या चीज हो जाती है, वो हो जाती है फिश टेप वर्म का इन्फेक्शन। ओके, फिश टेप वर्म का इन्फेक्शन। ठीक है, फिश टेप वर्म को क्या बोला जाता है, डाइफिलोबोथरियम लैटम बोला जाता है, इसका नाम आप याद रखोगे, डाइफिलोबोथरियम लैटम। ओके, डाइफिलोबोथरियम लैटम बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ जो आपको पता होना चाहिए। लॉस ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, क्रॉन्स डिजीज, ट्रॉपिकल स्प्रू, फिश टेप वर्म, डाइफिलोबोथरियम लैटम का क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए। क्लियर, और कंडीशन देख लो कौन कौन सी हो जाएंगी, और तो आप अच्छे से समझते ही हो। कौन सी कंडीशन हो जाएगी, इंक्रीज्ड डिमांड, डिमांड इंक्रीज कर गई, इंक्रीज्ड डिमांड। ओके, मींस बॉडी के लिए क्या है, डिमांड ज्यादा हो गई। तो इंक्रीज डिमांड आपको कब देखने को मिलती है, प्रेगनेंसी की कंडीशन में देखने को मिलती है। ओके, प्रेगनेंसी में आपको देखने को मिलती है। और कुछ ऐसी हमारे पास ड्रग्स हैं जिनका जो एसोसिएट करती हैं किससे, विटामिन बी12 डेफिशिएंसी से। जैसे अगर मैं बात करूं तो N2O का इनहेलेशन। ओके, N2O इनहेलेशन हो गया हमारे पास। ठीक है, और एक ड्रग होती है जिसे कहा जाता है फेनिटोइन। ओके, तो फेनिटोइन, तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आप याद रखना चाहो तो वैसे हैं तो बहुत, आप याद रख सकते हो कॉटरीमॉक्साजोल। ओके, तो ये कुछ ड्रग्स हो गई जिनकी वजह से आपको विटामिन बी12 डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। क्लियर, ओके, चलो। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी बता दूं आपको। आप फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी देख लो कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कहां देखने को मिलेगी, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी। अब समझना है स्टूडेंट, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी देख लो आप। सबसे पहले तो अल्कोहलिज्म है, अल्कोहलिज्म हो गया हमारे पास। उसके बाद है मैल न्यूट्रिशन, प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ली जा रही है। ठीक है, तब भी देखने को मिलेगा। उसके बाद है हमारे पास डेट इज द लिम्फोमा, लिम्फोमा की कंडीशन में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज याद रखना, क्या होता है ना, जब हीमोडायलिसिस करी जाती है तो लॉस हो जाता है किसका, हीमोग्लोबिन का लॉस होता है, मींस आयरन का लॉस हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ड्यू टू इंक्रीज लॉस
टू हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या हो जाता है, इंक्रीज लॉस हो जाता है आयरन का, यहाँ पर याद रखना। उसके बाद आप देख लो डेट इज द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की कंडीशन में, लैक्टेशन की कंडीशन में, ठीक है, और ग्रोथ के टाइम आपको क्या देखने को मिलती है, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। क्लियर? या आपने एक काम करा, फॉलिक एसिड एंटागनिस्ट दे दिया, ठीक है, फॉलिक एसिड एंटागनिस्ट। ओके, फॉलिक एसिड एंटागनिस्ट और फॉलिक एसिड एंटागनिस्ट क्या होता है, मैथोट्रेक्सेट होता है। क्लियर? याद रखना ये वाला पॉइंट आपको एक बार बुक में आपके दिया हुआ है कि ये पॉइंट आपसे पूछा जा चुका है, मैथोट्रेक्सेट। इस दो पॉइंट बनते हैं यहाँ पर, एक तो फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है मैथोट्रेक्सेट, और दूसरा ये होता है कि इसकी वजह से किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो आप जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्लियर? ओके, ये बात आपको याद रखना है। चलो स्टूडेंट जल्दी से आ जाओ और हम देख लेते हैं थोड़ा सा परनीसियस एनीमिया के बारे में। बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं देखना, परनीसियस एनीमिया आपने एक चीज देख ही ली होगी, परनीसियस एनीमिया हो किसकी वजह से रही थी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो रही थी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई थी, इसकी वजह से हो रही थी। और एक चीज याद रखना, ये जो परनीसियस एनीमिया होती है ये ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन होती है। AR में जहां पर लिखता हूं वो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, उसका मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, और इसका जो आप देखोगे अगर, तो ये फीमेल में ज्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू द मेल। क्लियर? एक चीज याद रखना, परनीसियस एनीमिया को एक नाम से और जाना जाता है, इसे क्या बोला जाता है, एडिसोनियन एनीमिया बोला जाता है। ओके, लिख लो आप, हो सकता है कभी आपसे पूछ ले, एडिसोनियन एनीमिया बोला जाता है। ओके, एडिसोनियन एनीमिया भी आप इसे बोलते हो। अच्छा एक चीज याद रखना, अब आप बात कर रहे हो एब्जॉर्प्शन की, अभी आप बात कर रहे थे, तो दो वन लाइनर पॉइंट यहां पर जल्दी से देख लो। अगर हम विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन की बात करें, ठीक है, तो अगर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन की बात करें, ओके, तो जाहिर सी बात है हम दो की बात करेंगे, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन देखेंगे और हम देखेंगे फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन। हम किसका देखेंगे, फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन देखेंगे। तो अगर हम विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, तो ये कहां पर एब्जॉर्ब होता है, टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्ब होता है। कहां पर, टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्ब होगा। विटामिन B12 टर्मिनल इलियम में एब्जॉर्ब होता है। फॉलिक एसिड कहां पर एब्जॉर्ब होता है, फॉलिक एसिड एब्जॉर्ब होता है हमारा जैजुनम में। क्लियर? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप थोड़ी सी याद रखो। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, टर्मिनल इलियम में होता है। फॉलिक एसिड कहां पर एब्जॉर्ब होगा, जैजुनम में एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर? एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, आखिर परनीसियस एनीमिया हो क्यों रही थी, तो परनीसियस एनीमिया में इंपेयर्ड एब्जॉर्प्शन था विटामिन B12 का, बट विटामिन B12 क्यों नहीं एब्जॉर्ब हो जा रहा था, तो उसका रीजन था ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से, एंड ए क्लोरहाइड्रिया, ए क्लोर हाइड्रिया, मतलब प्रॉपर तरीके से HCl का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था, तब भी आपको क्या देखने को मिलती है, इंपेयर्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 एंड इट विल लीड टू द परनीसियस एनीमिया। क्लियर स्टूडेंट? तो आपको पता चल गया होगा, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एक्लोरहाइड्रिया, ये कंडीशन होती है जो प्रेसिपिटेट करती है किसको, परनीसियस एनीमिया को। क्लियर? तो परनीसियस एनीमिया आपको स्टूडेंट थोड़ी बहुत आपको समझ में आ गई होगी। ओके, चलो यहीं पे हम चलते हैं, एक चीज हम एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं स्टूडेंट, ये कभी आपसे पूछा जाता है बायोकेमिस्ट्री में, कभी आपसे ये बात पूछ ली जाती है सीलिंग टेस्ट के बारे में। सीलिंग टेस्ट क्या होता है, सीलिंग टेस्ट बताता है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, ये बताता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए टेस्ट करा जाता है कि विटामिन B12 प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो इसके लिए एक पॉइंट याद रखोगे, सीलिंग टेस्ट इज डन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, कि विटामिन B12 का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर? ओके, चलो स्टूडेंट एक बात मैं यहीं पे आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ये अलग से पॉइंट है, थोड़ा सा आप देख लो। अच्छा इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं, इससे पहले मैं आपको क्लिनिकल फीचर बता दूं। क्लिनिकल फीचर, किसके क्लिनिकल फीचर, जो चीज हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, विटामिन B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी, विटामिन B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी। ओके, अगर कहीं पे विटामिन B12 और फोलेट डेफिशिएंसी, अच्छा साइनोकोबालामाइन बोला जाता है विटामिन B12 को। ओके, इसमें क्या होता है, कोबाल्ट पाया जाता है, पिंक कलर का होता है। क्लियर? चलो अच्छा यहाँ पर देखना क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, तो उन पे हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। एक तो हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन मिलेगा, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन मिलेगा, पहली चीज। क्लियर? अच्छा ये एसोसिएट करता है किससे, क्लेफ्ट लिप और पैलेट। ऐसा नहीं है कि अगर किसी में डेफिशिएंसी है तो उसे क्लेफ्ट लिप या पैलेट हो जाएगा, बट एसोसिएट जरूर करता है। ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन है जिसे कहा जाता है पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलती है किसमें, विटामिन B12 और फोलेट। ये मिलेगी हाइपर सेलुलर बोन मैरो विद मेगा कैरियोसाइट, विद मेगा कैरियोसाइट, ये कंडीशन होती है। एक क्लिनिकल फीचर ये देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा एक चीज और याद रखना, एक चीज देखना, एक
स्पाइना वाइफिडा। अगर मान लिया किसी का मींस प्रेगनेंसी के टाइम अगर एक विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है तो स्पाइना वाइफिडा देखने को मिलती है। पेरीफेरल न्यूरोपैथी मिल जाती है, पेरीफेरल न्यूरोपैथी। तो ये कुछ कंडीशन है जो क्लिनिकल फीचर्स आपको पता होना चाहिए। एक चीज और देखना, ये है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। ओके, क्या मिलेंगे? हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, इस पे अभी मैं एक बात बताऊंगा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स पे मैं अभी आपको एक बात बताऊंगा, उससे पहले आप थोड़ा सा ये देख लो। अच्छा चलो, अब देखो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आपने देखे। क्लिनिकल फीचर्स एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूं, आप एक बार उन्हें अच्छे से देखें। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ स्किन देखने को मिला, क्लैफ्ट लिप पैलेट से एसोसिएट करती है, पैनसाइटोपिनिया, हाइपर सेलुलर बोन मैरो विद द मेगा कैरियोसाइट्स, स्पाइना बाइफिडा एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ओके, एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखने को मिली। क्लियर? ये सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती हैं। अब हम चलते हैं, अभी मैंने आपको बताया हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स के बारे में। क्लियर? चलो अब हम यहां पर एक पॉइंट देखो स्टूडेंट जल्दी से, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स देखो, न्यूट्रोफिल्स में दो तरीके की न्यूट्रोफिल्स हो सकती हैं स्टूडेंट। कौन कौन सी हो सकती हैं वो आप समझना। एक होती है हाइपोसेगमेंटेड, हाइपोसेगमेंटेड, और एक होती है हमारे पास डेट इज द हाइपर सेगमेंटेड। ओके, हाइपोसेगमेंटेड होती है और हाइपर सेगमेंटेड होती है। क्लियर? हाइपोसेगमेंटेड क्या होती है वो समझना थोड़ा सा। ये देखने को मिलती है आपको माइलोडिस्प्लेजिया के केस में। ओके, माइलोडिस्प्लेजिया में मिलती है। हाइपोसेगमेंटेड और हाइपर सेगमेंटेड की बात करें तो जो आप अभी पढ़ करके आ रहे थे उसमें अभी आपको मैंने बताया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ओके, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर? चलो इसी तरीके से हम देख लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। अगर स्टूडेंट हम प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं? स्मॉल साइज की प्लेटलेट्स भी मिलती हैं और लार्ज साइज की प्लेटलेट्स भी मिलती हैं। स्मॉल साइज की प्लेटलेट्स आपको कहां पर देखने को मिलेंगी? एक डिजीज है, इसको आप जल्दी से देखो और लिखो इसे, बिस्कॉट्स एल्ड्रिच सिंड्रोम। बिस्कॉट्स एल्ड्रिच सिंड्रोम, या इसी को कहा जाता है WAS, इसी को WAS कहा जाता है। और एक हमारे पास और टाइप के डिसऑर्डर होते हैं, एक्स लिंक्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ओके, एक्स लिंक्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। यहां पर आपको क्या देखने को मिलती हैं? स्मॉल प्लेटलेट्स देखने को मिलती हैं। स्टूडेंट फिर याद रखना, मैं आपको बता रहा हूं अच्छे से इन चीजों को समझो। अगर आपसे कहा जाए स्मॉल प्लेटलेट्स आपको कहां देखने को मिल रही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्मॉल प्लेटलेट्स आपको देखने को मिल रही है बिस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम या WAS में और एक्स लिंक्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में मिल रही है। अब अगर हम लार्ज की बात करें तो लार्ज याद रखना आपको मिलती है BSS में। BSS क्या हो जाता है? बर्नार्ड सॉलियर सिंड्रोम। ओके, बर्नार्ड सॉलियर सिंड्रोम। ओके, बर्नार्ड सॉलियर सिंड्रोम में देखने को मिलती है। और लार्ज आपको यहां पर भी देखने को मिलेगी जो आप पढ़ रहे थे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में भी देखने को मिलेगी आपको। और एक चीज याद रखना, माइलॉइड, माइलॉइड मेटाप्लेजिया में भी आपको देखने को मिलती है। क्लियर? तो ये कुछ कंडीशन है जहां पे आपको लार्ज प्लेटलेट्स देखने को मिलती हैं। क्लियर? तो लार्ज प्लेटलेट्स हो गई। इस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, क्या ये मतलब हो सकता है कि अगर आपका पॉइंट आ जाएगा तो आपको यहाँ से एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं। मींस ये थोड़े से वैसे पॉइंट हैं कि लोग इनको छोड़ देते हैं, बट आप इनको थोड़ा सा देख लें कि न्यूट्रोफिल्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स हाइपोसेगमेंटेड कहाँ मिलेगी, हाइपर सेगमेंटेड, प्लेटलेट्स स्मॉल कहाँ होगी और प्लेटलेट्स लार्ज कहाँ होंगी। क्लियर? तो ये बात आप थोड़ा सा देख लेना। इसी के साथ साथ एक पॉइंट और है स्टूडेंट, उसको हम देख लेते हैं, एंड दैट इज द डाइमॉर्फिक एनीमिया। ओके, इसे क्या बोलते हो आप? इसे बोल रहे हो आप दैट इज द डाइमॉर्फिक एनीमिया। अब स्टूडेंट देखना, ये डाइमॉर्फिक एनीमिया का मतलब क्या है? एनीमिया इसका मतलब ये है कि कंबाइंड डेफिशिएंसी, यहां पर लिख रहा हूं मैं। ओके, कंबाइंड डेफिशिएंसी। ओके, कंबाइंड डेफिशिएंसी, कंबाइंड डेफिशिएंसी किस किस की? आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए और उसके साथ साथ विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी वजह से अगर कोई एनीमिया हो रही है तो आप उसे क्या बोलते हो? डाइमॉर्फिक एनीमिया बोल देते हो। तो डाइमॉर्फिक एनीमिया का मतलब क्या हुआ? कंबाइंड डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन, आयरन की कंबाइंड डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए और विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, इसे आप क्या बोलोगे? डाइमॉर्फिक एनीमिया बोलोगे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने आपको क्या बताया? थैलेसीमिया के बारे में बताया, साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में बता दिया। काफी चीजें यहाँ पर क्लियर हुई। और फिर मैं बता दूं ये सारी चीजें आपके लिए किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं? AIA-PGET, AIA-PGET। अब चाहे वो आप दे रहे हो BUMS करने के बाद, चाहे BAMS करने के बाद, चाहे BHMS करने के बाद। ओके, तो आप कुछ भी करे हुए हैं, आप BAMS कर रहे हैं, आपने BHMS किया हुआ है, आपने BUMS किया हुआ है, तो आपके लिए ये लेक्चर्स, ये तरीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आप क्या करोगे? फिर इनसे नोट्स बना लोगे और फिर आप इससे अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। ओके, थैंक्स फॉर